हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के भौतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर का दूसरा पार्ट लेके आए हैं हम। दूसरे पार्ट का नाम है केंद्रीय संरक्षित बलों के अंतर्गत गति, मोशन अंडर द सेंट्रल कंजर्वेशन फोर्स। पार्ट 2 है। आज हम इसके बारे में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और कुछ पॉइंट है। आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिए। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय बल कैसा होता है बेटा? संरक्षी होता है। इसकी डिफिनेशन आपको पता है बेटा कि ऐसे बल जो अपने पथ पर निर्भर नहीं करते वो संरक्षी बल होते हैं। ठीक बेटा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संरक्षी बल F को स्थिर ऊर्जा फलन U में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो जिसमें बेटा इसका जो रिलेशन है वो ये है, F बराबर माइनस ग्रेड U। ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। संरक्षी बल F के लिए जो होता है ये कर्ल F जो आपका होता है एकदम 0 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अल्प आयामी दोलनों के लिए विभव कूप का व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चा? सरल आवर्त गति। ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, संरक्षी बलों के लिए किसी बंद पथ के लिए किया गया कार्य बेटा हमेशा अगर परिपथ बेटा बंद है तो कार्य हमेशा शून्य आएगा। आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंरक्षी है बेटा? तो बाकी इसे एक समान गति करते कण पर कार्य करने वाला जो केंद्रीय बल होता है संरक्षी बल होता है, और दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल भी संरक्षी बल होता है, और दो द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण भी संरक्षी बल होता है। तो वह संरक्षी बल जो पथ पर निर्भर करता है संरक्षी बल होता है, और जो पथ पर निर्भर नहीं करता है वो असंरक्षी बल होता है बेटा। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7वां कि क्या कह रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन में बल के परिता केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के लिए नियत रहता है बेटा। तो कोणीय त्वरण जो होता है वो नियत रहता है। आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्या कह रहा है, एक बल क्षेत्र सभी संरक्षी कहलाता है जबकि बल क्षेत्र द्वारा कण पर किया गया कार्य शून्य हो। तो इस कंडीशन में अगर कार्य शून्य तो समझ लो जो परिपथ है वो बंद वक्र पर किया गया कार्य हो रहा हो, किसी बंद वक्र पर ले जाया जा रहा, तो उसका भी क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? संरक्षी होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक संरक्षी बलों का बल जो है क्षेत्र में कैसे होनी चाहिए? तो यांत्रिक ऊर्जा जो उनकी संरक्षी होनी चाहिए। ठीक बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संरक्षी बल क्षेत्र F के लिए सही संबंध। तो अगर कोई बल अगर संरक्षी है तो उसका डेल्टा मतलब उसके डेल का क्रॉस गुणा करेंगे F से, अगर उसका 0 आता है तो वो बल संरक्षी होगा, अगर 0 नहीं आता है तो वो असंरक्षी बल होगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि संरक्षी बल F बराबर -kx के कारण स्थिर ऊर्जा क्या होगी बच्चों? स्थिर ऊर्जा का फार्मूला होता है क्या? 1/2 kx²। यहाँ पर k जो है बल नियतांक है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, एक कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा तो उसकी गति कैसी होगी बच्चों? तो इसमें उसकी गति जो है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो वृत्तीय गति होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें इन तीनों में से कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यदि कोई कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो उसका जो कोणीय संवेग है और ऊर्जा दोनों नियत होगी बेटा। अचर मतलब नियत मतलब कांस्टेंट होगी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल के केंद्र के परिता केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के लिए नियत रहता है बेटा कोणीय त्वरण जो होती है हमारी नियत होती है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोणीय संवेग संरक्षित होने का क्या तात्पर्य है? अगर उसका क्षेत्रफलीय वेग नियत हो जाए, क्षेत्रफलीय वेग अगर नियत हो जाए तो कोणीय संवेग उसका कांस्टेंट होगा बच्चों।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमी है तो पॉजिट्रॉन का समानीत द्रव्यमान क्या होगा। बच्चों इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता दें, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसमें अंतर क्या है आपको बता दें। जैसे मान लो नाभिक होता है, नाभिक है, इस नाभिक में क्या होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों होता है और यहाँ पर पॉजिट्रॉन होता है, मतलब E+ होता है बेटा। जैसे मान लो ये नाभिक है तो इसमें E+ होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर होते हैं, Me बराबर M पॉजिट्रॉन। तो Me और M+ दोनों के द्रव्यमान कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनका हमें क्या करना है, निकालना है क्या, समानीत द्रव्यमान। मान लीजिए इनका समानीत द्रव्यमान का फार्मूला होता है 1/μ या 1/m मान सकते हैं आप। तो 1/me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस 1/m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या दिया गया बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन Me दिया है और Me+। तो इस कंडीशन में 1/me प्लस 1/me+ को भी लिख सकते हैं Me, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ लगाओ या ना लगाओ तो माइनस माना जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा Me, ऊपर आएगा 1 + 1 तो 1/m हो जाएगा। तो 1/m की जो वैल्यू आई है वो 2 आएगा, 2Me। और m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगा Me/2। तो इनमें से आपका ऑप्शन जो होगा Me/2। तो इसमें बेटा ऑप्शन आपका कौन सा दे रहा है, देखिए Me/2 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप इस पर टिक लगा ले, समझ गए दोस्तों। आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किसी कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो कि संरक्षित बल क्षेत्र में गति करता है तो निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, कण की प्रारंभिक स्थितियों पर। किस पर, प्रारंभिक स्थितियों पर। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान त्रिज्या दिया हुआ है आपको, तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण g है, तो उसके केंद्र से a दूरी पर स्थित बाह्य गुरुत्वीय विभव क्या होगा। तो हम आपको बता दें, जो गुरुत्वीय विभव का फार्मूला होता है बच्चों, आपने सुना होगा, गुरुत्वीय विभव का जो फार्मूला होता है -gme/r। r मतलब re मान लो, या इसकी त्रिज्या जो दूरी दिया हो, दूरी a है तो a होगी यहाँ पर, ये होता था फार्मूला। तो एक g और g में संबंध होता है बेटा, g और g में संबंध, वो क्या होता है, स्मॉल g बराबर ये होता है r²। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो me की जो वैल्यू आएगी वो होगी g/r²। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो vg बराबर आएगा g/r² क्या है a। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, a। तो ये मेरा आ जाएगा फार्मूला। तो क्या बेटा इसमें देखो, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लो, ठीक बेटा। तो इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, इस पर आप टिक लगा लें। अब आइए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, इसमें देखिए क्या कह रहा है बेटा, सदैव ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक, ये आपका ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखें, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव का मान। बेटा इसमें पृथ्वी तल पर हमें गुरुत्वीय विभव का मान पूछ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए निकालते हैं। गुरुत्वीय विभव का एक फार्मूला होता है, आपको बताया था अभी हमने। देखो बच्चों, मान लिया अभी हमने एक फार्मूला प्रूव कराया था थोड़ी देर पहले, फार्मूला आपका ये है, देखिए फार्मूला भी ये प्रूव कराया था हमने। पृथ्वी तल की बात करेगा तो ए आर की इक्वल हो जाएगा तल पर, तल पर बेटा क्या होगा, सरफेस पर इसकी इक्वल हो जाएगा। तो वी जो होगा, गुरुत्वीय विभव जो होगा वो -g, और बेटा इसको हम r लिख देंगे तो r²/r। तो एक r से क्या होगा, एक r कट जाएगा तो आएगा -g/r। अब आपको पता है जैसे -g की वैल्यू होती है 9.8 और r की वैल्यू होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, ये होता बच्चों जी की वैल्यू। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इनका अगर हम गुणा करेंगे 9.8 का गुणा 6.4 में तो आएगा -62.72 × 10⁶ आएगा। ये इनका गुणा करेंगे आप, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो -6.272 × 10⁶। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे एक संख्या इधर आई है
तो एक संख्या इधर आने का ये मतलब हुआ एक संख्या इधर हमें बढ़ाना पड़ेगा। 10 क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से गुणा करेंगे फिर तो ये यहाँ आ जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है -6.272 इंटू 10⁻7 ते हम जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। तो इसमें आपका ऑप्शन जो आ रहा है देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। हेलो दोस्तों, 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है और द्रव्यमान m वाले पिंड की जो त्रिज्या आरी के बराबर ऊंचाई पर ले जाने पर पिंड के स्थिर ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी। आइए बच्चों, इसके लिए अभी हमने एक सोल्यूशन किया है। इसमें आइए देखिए, माना पृथ्वी तल पर स्थिर ऊर्जा जो है ये है U बराबर G_m_e/r। अब बेटा जब इसे r ऊंचाई पर ले जाएंगे तो इसकी पहली त्रिज्या इतनी थी, अब इसको r ऊंचाई और लेके चले गए तो टोटल दूरी 2r हो गई। तो बेटा जो इनकी टोटल दूरी होगी वो 2r हो जाएगी। वृद्धि निकालना, दोनों को घटा दो, u1 की वैल्यू यहाँ रख दो, u2 की वैल्यू यहाँ रख दो। दोनों को हमने सॉल्व किया है, क्या किया, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया है। एलसीएम लेने के बाद जब बेटा ये आ गया है तो जी इसको m को किनारे कर दे रहे हैं हम, और r को किनारे और G_m_e को किनारे कर दिया। एक होता है G और G में संबंध का फार्मूला। तो यहाँ से बेटा G_m_e की वैल्यू हमने निकाला, r को इधर भेज दिया, ये आ गया, ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया। देखो G_m का वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया। रखने के बाद ये एक r से एक r कैंसिल हो गया तो आया क्या 1/2 mgr, ये आ गया बेटा स्थिर ऊर्जा में। अब आप इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही है। तो 22 का आपका ए सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पृथ्वी तल से m द्रव्यमान की त्रिज्या, यदि पृथ्वी के तल पर m द्रव्यमान के कण का त्वरण g है तो केंद्र से x दूरी पर इसका त्वरण क्या होगा। उसके लिए बेटा काम करिए आप, तो एक जी और जी में फार्मूला होता है, जी और जी में संबंध का, जी और जी में संबंध का फार्मूला होता है जो ये होता है, जी बराबर कैपिटल G_m_e/r²। तो एक m बराबर फार्मूला होता है बेटा G_v बराबर रो, मतलब द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³ और रो। तो यहाँ से बेटा हम वैल्यू यहाँ रख देंगे m की वैल्यू। अब बेटा r² से r³ कट जाएगा, जैसे m की वैल्यू ये हम रखेंगे r से ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, ये बनेगा रो, ये बचेगा। इसके बाद x दूरी ऊपर ले जाने पर जो त्रिज्या है वो x में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी बेटा, x में बदल जाएगी। केंद्र से है, केंद्र से दूरी है, x में बदल जाएगी। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड दे देंगे। तो जी डैश में जी का हम अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देने से पूरा पूरा कट जाएगा, x/r आएगा बेटा। अब इसमें क्या होगा, तो जी को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो बी पे टिक लगा दीजिए। और 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र हमेशा शून्य होगा बेटा, केंद्र की बात करें। और 25 नंबर सवाल ये कह रहा है कि ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान, तो इसमें क्या होगा बेटा ना, दूरी के व्युत्क्रम अनुपात, क्योंकि जो फार्मूला हमने आपको बताया था तो वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बेटा इसमें शून्य होगा। ये आपका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, इसमें आपका ऑप्शन जो होगा शून्य होगा। ठोस के अंदर क्या होगा, ये आप ऑप्शन सही लगाइएगा, ठीक है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप इसको पढ़िए। कह रहा है गोले ठोस गोले के केंद्र पर तथा परिधि पर गुरुत्वीय विभव का अनुपात बताइए। तो बेटा गोले के केंद्र पर जो विभव का फार्मूला होता है ये होता है VC बराबर क्या होगा बेटा, -3/2 G_m_e/r। और गोले के परिधि पर ये होता है फार्मूला, परिधि पर ये होता है। जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो दोनों का भाग देंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट का भाग दे देंगे। जो नहीं पहले केंद्र का है तो पहले केंद्र वाले में सरफेस वाले का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा। भाग देने से G_m_e/r कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, जब पूरा करेगा 3/2 बचेगा। तो 3/2 बचा, इसको 3:2 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आइए 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 27 नंबर सवाल में जी क्या कह रहा है बेटा, आइए पढ़ते हैं कि दो समान द्रव्यमान के सकेंद्रीय गोलों ए व बी की त्रिज्याएं a तथा 2a है। यदि गोले के केंद्र से स्थिर दूरी पर a व b गोले के कारण गुरुत्वीय विभव a va और vv होंगे, क्या होंगे बेटा आइए देखते हैं। तो मान लीजिए ये गोले हैं जिसका ये सेंटर है, तो एक की त्रिज्या a है और दूसरे की त्रिज्या 2 है। तो इसके केंद्र से 3a दूरी पर, कह रहा है क्वेश्चन में ऐसा, 3a दूरी पर
VA VB निकालना है और दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो इसके सेंटर से दोनों की डिस्टेंस जो है सेम है, इस वजह से इसकी दोनों VA और बराबर VB के बराबर होगा। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर में ये लगा देंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो 28 कह रहा है, यदि पतले गोलीय कोश की सतह पर गुरुत्वीय विभव V है तो इसका मान गोलीय कोश के केंद्र पर कैसा होगा, शून्य होगा। केंद्र पर मान हमेशा शून्य होता है बेटा। उसके बाद M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या वाले ठोस गोले के गुरुत्वीय स्व ऊर्जा क्या होता है बेटा, ये आप याद कर लीजिए, ये याद करना ही पड़ेगा आपको। ये फार्मूला एक है, M द्रव्यमान से R दूरी पर विभव का जो फार्मूला एक ये होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 31 नंबर, किसी कोश के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। उसके बाद 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक पतले गोलीय कोश के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा बेटा, Gm/r²। आप इसको याद कर लीजिएगा। एक ठोस गोले की सतह पर केंद्र के गुरुत्वीय विभव का अनुपात कितना होना चाहिए बेटा, अभी हमने एक आपको फार्मूला बताया था। सवाल नंबर जो 33 है ये। चलिए बेटा आइए तो बताते हैं अगला सवाल। तो देखिए अभी हमने बताया था गोले के सरफेस पे जो फार्मूला होता है ये होता है विभव का, पोटेंशियल का सरफेस पर, ये होता है सेंटर पर। तो बेटा जब दोनों का सरफेस में सेंटर का भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो आएगा क्या, -3/2। जब इसको हम ऊपर जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2/3 आएगा, तो आप 2/3 पे टिक लगा दे बेटा, 2/3 आपका ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता इसके समतुल्य होती है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता G के समतुल्य होती है बच्चों। उसके बाद 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी को R त्रिज्या का एक गोला मतलब एक सा गोला मान लिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर बिंदु पर इसका जो समतुल्य होगा क्या होगा, GR होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन अगला कह रहा है, वह न्यूनतम वेग जिसके धारण करने से वस्तु पृथ्वी के आकर्षण को के बाहर मतलब से बाहर चली जाता है तो क्या कहलाता है, पलायन वेग। इसके लिए आप क्वेश्चन ये तैयार कर लें। लॉरेंज बल कैसा है बेटा, संरक्षी बल है। उसके बाद बेटा एक आता है कि ये कौन सा बल है बेटा, अगर इसमें डेल्टा क्रॉस का मल्टीप्लाई करें, अगर 0 आता है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर 0 आता है तो संरक्षी बल है, अगर 0 नहीं आता तो असंरक्षी बल है। इसके लिए बच्चों आप लोग एक देखिए जरा, भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो देखिए डेल्टा का अगर क्रॉस करेंगे संरक्षी, तो बेटा हमने क्या लिखेंगे, IJ, और ये डेल्टा की वैल्यू होती है, डेल की जो वैल्यू होती है डेवर x आई है, डेवर y j और डेवर z के। तो बेटा ये वैल्यू उनके कॉफिशिएंट IJ के हमने कॉफिशिएंट यहाँ लिख दिया और f की कॉफिशिएंट दिया है। देखो i का कॉफिशिएंट ये है और j का कॉफिशिएंट ये हमने यहाँ रख दिया। रखने के बाद इनका क्रॉस गुणा किया, पहले क्या लिखा i, फिर जब i लिखा तो इनका इधर गुणा कर दिया, इनका इधर गुणा कर दिया, ये आ गया। फिर लिखा j, इनका इधर गुणा कर दिया, इनका इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया। और फिर लिखा k, अब के लिखने के बाद इनका इधर गुणा कर दिया, इनका इधर गुणा कर दिया। तो आपको बताया है जब इसमें देखिए जेड तो है नहीं तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा। ऐसे इसमें भी देखो जेड नहीं है तो 0 हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 3y आ जाएगा। अब इसमें 2y आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। देखा कुल मिला के इसका जो क्रॉस है वो 0 नहीं आया बेटा। 0 नहीं आने के कारण ये कौन सा बल होगा, ये बल होगा असंरक्षी बल होगा। ठीक बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर से सवाल क्या कह रहा है, कोणीय संवेग का मात्रक बताइए। तो कोणीय संवेग के मात्रक के लिए आप एक कोणीय संवेग का फार्मूला याद देख लीजिए। ये फार्मूला किसका होता है, कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। तो m का द्रव्यमान किलोग्राम, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और इसका होगा मीटर का गुणा मीटर में करेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये ऊपर इसको हम ले जाएँ तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। तो बेटा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वीय बलों के अंतर्गत विभिन्न ग्रह के परिता परिक्रमा कर रहे सौरमंडल इस निकाय के लिए क्या होगा बेटा, कोणीय संवेग संरक्षित होगा। उसके बाद दो समान द्रव्यमान के लघु व गुणन प्रत्याक्ष गोले टकराते हैं। एक गोला प्रारंभ में विरामे पर और दूसरा गोला v वेग से चला जाता है। तो यदि केंद्र रेखा गोले के प्रारंभिक गति रेखा से थीटा मतलब कोण बनाती है तो गतिमान टक्कर के बाद इनका कितने का कोण पर विक्षेपित होगा बेटा, वो ये होगा आपका। उसके बाद एक कण केंद्रीय बल F बराबर -k/r³
के अंतर्गत गतिमान है, तो ये अगर बेटा इन्फिनिटिव है डिस्टेंस, तो आप बेटा ये याद कर लीजिए, इस ऊर्जा का फॉर्मूला यही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटा गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या होता है। बेटा गुरुत्वाकर्षण का अगर आप मात्रक निकालना चाहते हो तो आपको एक फार्मूला गुरुत्वाकर्षण बल का याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है, यहाँ कैपिटल जी की वैल्यू निकालेंगे तो यार इसको इधर चला जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसका भी मात्रक किलोग्राम होता है, तो दोनों का गुणा करेंगे, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट सही है। इनमें से कौन आ रहा है, इसमें देखिए बेटा, इसमें ये आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटी kg स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कौन सी राशि बेटा, अदिश राशि है। अब उसके बाद 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की गति ऊर्जा में 800% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका रेखीय संवेग में कितने की वृद्धि होगी। तो इसके लिए बेटा आप एक काम करें, हम आपको एक डेरिवेशन दिखाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए बच्चों। एक सवाल है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, गति ऊर्जा में वृद्धि की देखो, गति ऊर्जा में वृद्धि का फार्मूला होता है K2 - K1 बटे K × 100, ये होता है फार्मूला। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दिया है हमें 800 रुपये, कितने दिया, सॉरी बेटा, गति ऊर्जा का ये फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू 800 दिया है %। अभी इसमें क्या करेंगे, 800 दिया है तो 8 0 0 काट देंगे हम, यहाँ 8 बचेगा और K2 - K1 बटे K बचेगा। आपको पता है K बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv², तो K बराबर इसमें क्या करेंगे, 2 से m से गुणा कर देंगे, m से भाग दे देंगे, तो m² बटे v² हो जाएगा। अब बेटा P बराबर होता है mv, आपको पता होगा P बराबर होता है mv, तो बेटा इसको हम mv को लिख सकते हैं P², था इस वजह से हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा क्या किया, K1 के लिए निकाला, K1 के लिए यहाँ P1 यहाँ 2m हो जाएगा, K2 के लिए P2 स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ रखा, K2 वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, K1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। जो K2 की वैल्यू ये है और K1 की वैल्यू ये है। उसके बाद बेटा यहाँ 2m कॉमन करके काट दिया हमने, उसके बाद ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम अलग अलग डिवाइड दे दिया, जब अलग अलग डिवाइड दिया तो ये आ गया। इसके बाद बेटा 1 को हम इधर लेके आए, यहाँ आके बाद प्लस हो गया, बराबर में P2² बटे P1² आ गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, 8 और 1 9 हो गया, देखिए 9 हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, रूट का वर्गमूल निकालेंगे, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो बेटा इसमें क्या किया, 1 से दोनों तरफ घटा दिया, दोनों तरफ 1 घटा दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा अभी बता रहे हैं हम आपको, एलसीएम लेंगे तो P1 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100% में बदल जाएगा। जैसे हम 100 का गुणा करेंगे % में पड़ेगा, तो कितने % की वृद्धि हुई। अब जैसे बेटा हम लिख सकते हैं गति ऊर्जा में वृद्धि को ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, सॉरी बेटा क्या, संवेग में वृद्धि लिख सकते हैं, संवेग में वृद्धि 200 है। तो बेटा 200 आउले ऑप्शन पे आप टिक लगा दें, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका आ रहा है इधर 200। ठीक है, ऐसे 46 नंबर सवाल में आइए देखिए, जब कोई कण किसी स्थिर अक्ष के परितः एक तल में घूम रहा हो तो उसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा। बेटा घूर्णन अक्ष के अनुदिश दिशा में होगा। उसके बाद 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत सूर्य के सापेक्ष गति करते हुए किसी ग्रह की सदिश दूरी कैसी, हमेशा परस्पर होनी चाहिए बच्चों। उसके बाद 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की चाल 4 गुनी कर दे बेटा और तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो भैया गति ऊर्जा का फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है गति ऊर्जा का फार्मूला, K बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, अगर उसकी वेग कितना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, वेग क्या कर दिया 4 गुना, तो ये v का मान यहाँ रखोगे तो 4v का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, v का v² 16 करो किनारे, 1/2 mv² लिख दो, इसको लिख सकते हैं K। तो K लिखने के बाद कितने गुना आ गया बेटा आपका आंसर, 16 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो आप कौन से ऑप्शन में सिक लगाएंगे, 16 गुना वाले। उसके बाद संरक्षित वैद्युत स्थिति क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है। बेटा ये संबंध जो असत्य, बाकी सभी सत्य है। तो बेटा याद रखना, डेल क्रॉस का 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, क्योंकि संरक्षित वैद्युत स्थिति के लिए होता है, और ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है बेटा। उसके बाद 50वां नंबर जो सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए बेटा, पिंड और वेग 2 गुना कर दिया जाए, तब क्या होगा बेटा, तब उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो आइए एक सवाल देखते हैं, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वेग 2 गुना कर दिया जाए, तो बेटा m की जगह रखेंगे ये और v की जगह रखेंगे ये, तो m तो पूरा ऐसे रहेगा, v हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और v²। तो आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, 2 किनारे कर देंगे, ये 2 किनारे कर देंगे, 1/2 अंदर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा क्या 1/2 mv², और ये k की वैल्यू होती तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी 2 गुना। तो 2 गुने वाले ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे, 2 गुने वाले ऑप्शन पे। उसके बाद बेटा देखो
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है एरिया बेटा। क्या होता है? एरिया। एरिया का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो बीमा सूत्र हो जाएगा एल स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। संरक्षित बल क्षेत्र के भीतर बेटा जब कभी बंद पथ कहे तो हमेशा बेटा उसका वर्क क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? वर्क जीरो होगा। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि कणों के निकाय पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो शून्य है, क्या है बेटा? तो संरक्षी बल क्या होगा? तो हम आपको आज एक बात बता दें, यदि एक फार्मूला होता था ये जे बराबर ये, इसको बोलते बेटा बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। तो बच्चों यदि किसी का बल आघूर्ण जीरो दिया ना, बल आघूर्ण शून्य हो जाए, अगर किसी का बल आघूर्ण जीरो दिया तो फिर क्या होगा? किसी, मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी का अवकलन जीरो का मतलब वो राशि कांस्टेंट है बेटा। क्या है? किसी का अवकलन जीरो का मतलब वो राशि क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन तो जीरो होता है ना, इस वजह से वो कांस्टेंट प्रूफ हो जाता है। तो इसी वजह बेटा हमने लिख दिया कि जो संरक्षित मतलब होता है कांस्टेंट, तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसको हम कोणीय संवेग कहते हैं जे को। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कणों पर लगने वाला जो बल केंद्रीय बल हो तो क्या संरक्षित होगा बेटा? केंद्रीय बल के अंतर्गत बेटा जो कोणीय संवेग होता है वो नियत होता है। इसकी डेरिवेशन भी आगे है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है जब स्थिर ऊर्जा संरक्षित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा भी संरक्षित हो जाती है। उसके बाद जब एक निकाय पर लगने वाला बाहर बल का योग क्या हो? शून्य हो जाए, तो बेटा रेखीय संवेग कहलाएगा वो। और एक हल्का पिंड, क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। रेखीय संवेग के लिए होता है बेटा बलों का मान शून्य। 57 नंबर सवाल में कह रहा है एक हल्के पिंड का द्रव्यमान m1 v1 है तथा एक भारी पिंड का द्रव्यमान m2 और वेग v2 है, तो गति ऊर्जा क्या होगी बेटा? जिनका वेट मतलब भारी है तो उसका गति ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, मतलब मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, संवेग भी ज़्यादा होगा, तो ये रिलेशन सही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे, क्या कह रहा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। किसी पिंड की गति ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो संवेग, पिंड का संवेग बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बेटा अभी हमने आपको बताया गति ऊर्जा का ये फार्मूला, ये वृद्धि का फार्मूला होता है K2/K1 × 100। अब बेटा ये इसकी वृद्धि कितनी दी है? 300 दिया है, हमने यहाँ 300 रख दिया। K2 ये हो गया। अब बेटा 0 0 काट दिया। उसके बाद बेटा K2 का मान, ये फार्मूला भी हमने आगे बताया था इससे पहले वाले सवाल में, 45 नंबर सवाल में। तो बेटा हम क्या करेंगे? K1 यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी मास में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? K2 की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देंगे और K1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर K1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये आएगा। इसके बाद क्या होगा बेटा? M2M कॉमन करेंगे और 2M से 2M काट देंगे, तो ये बचेगा मेरे पास। क्या बचेगा बेटा? ये। इसके बाद हम क्या करेंगे? अलग अलग डिवाइड देंगे, तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? 1 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्वायर इसको कंबाइन कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे भाई तो क्या रूट लगेगा, और रूट का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा, तो हम ये लिख देंगे। इसके बाद दोनों तरफ 1 हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई बेटा? 100% की। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर सही है। इसके बाद बताइए बच्चों 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा जब s दूरी तक खींचा जाए तो u का मान स्प्रिंग के अंतरिक्ष s दूरी खींचने में किया गया कार्य पूछ रहा है बेटा। तो इसके लिए क्या करेंगे? कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। अब एक स्थिर ऊर्जा का फार्मूला होता है स्प्रिंग के लिए, किसके लिए बेटा? स्प्रिंग के लिए फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को उठाएंगे, एस से गुणा करेंगे, एस से भाग, जब एस से गुणा करेंगे एस स्क्वायर भाग हो जाएगा। तो बेटा इसे हम के लिख सकते हैं, क्योंकि के जो होता है एफ इंटू एस के बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है ना यूनिट, तो बल का मात्रक न्यूटन, एस का मीटर, इस वजह से बेटा हम इसको हम के लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? 3 में ये 2 का भाग दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में 2 का भाग दे देंगे। जैसे हम डब्लू में इस पूरे इक्वेशन में इसका डिवाइड देंगे तो के एस स्क्वायर से के एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ये। अब इस u को उधर भेजेंगे, आएगा 2u। तो बेटा उसका वर्क जो होगा कितना होगा? 2u होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर है बेटा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 न्यूटन भार के पिंड की स्थिर ऊर्जा एक साबित। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में करेक्शन है, इसमें आंसर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर f की वैल्यू 1 दिया, u की वैल्यू भी 1 दिया, कह रहा है ना बल का मान 1 न्यूटन, और जो जूल दिया है स्थिर ऊर्जा मतलब u भी 1 दिया है,
तो बेटा एच पूछना चाहिए था इस क्वेश्चन में, क्योंकि यू बराबर होता है mgh। और बेटा mg जो होता है बल, इस पूरे की वैल्यू दिया 1 न्यूटन, तो यहाँ से हाइट आएगा 1 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कहीं 1 मीटर होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन आपका गलत है। तो पेपर में 1 मीटर वाला ऑप्शन आएगा, उसको आप टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला घर्षण विहीन क्षैतिज मेज पर v वेग से गति कर रहा है। यदि यह एक स्प्रिंग बल नियतांक, बेटा इसमें बल नियतांक की भी वैल्यू नहीं दिया गया, तो हम 1 मानेंगे। के की वैल्यू कितनी मानेंगे? 1 न्यूटन मीटर से टकराकर उसे 4 मीटर दबा देते, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब इसमें आंसर ये आ रहा है, ये देखते कैसे। u जो है k के बराबर लिख सकते हैं, दोनों की यूनिट सेम होती है। u बराबर होता है 1/2 x स्क्वायर, k की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर। आपको होता है 1/2 से 1/2 काट देंगे, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से हम mv की वैल्यू जब निकालेंगे इसको इधर ले जाएंगे। m का वैल्यू कितना दिया? 2 किलोग्राम। देख लीजिए 2 किलोग्राम दिया, m की जगह 2 किलोग्राम रख देंगे। k की वैल्यू नहीं पता तो 1 मान लिया बेटा, k बराबर 1 हमने बताया था ना, नहीं कि मैंने यहाँ 1 होना चाहिए था। तो बहुत सारे करेक्शन है सवाल में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था। अब x की वैल्यू कितनी दिया बेटा? देखिए 4, x की वैल्यू कितनी दी है? 4, तो हम यहाँ 4 रख देंगे, 4। अब बताइए बेटा, 2v स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 2 से इसको काट देंगे 8 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट के अंदर 8 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 4×2, और 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2√2। तो इस वजह से बेटा मेरा ऑप्शन 2√2 सही है। उसके बाद बेटा आइए कौन सा नंबर सवाल कह रहा है? 62 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी निकाय पर संरक्षित आंतरिक बलों का किया गया कारणात्मक का मान किसके परिवर्तन के बराबर होता है? बेटा जो W होता है U के बराबर होता है। देखो ऋणात्मक सेम होता है, तो ये में माइनस का केवल डिफरेंट होता है। इस वजह से बेटा हमने किस में ऑप्शन लगाया? स्थिर ऊर्जा में लगाया है। उसके बाद एक क्वेश्चन कह रहा है बेटा 400 ग्राम द्रव्यमान का 1 मीटर एस भी दिया, 1 मीटर की छड़ के सिरे पर किलीत है, दूसरे सिरे को 60 के कोण पर विक्षेपित किया जाए, तो इसकी स्थिर ऊर्जा में वृद्धि बताइए। बेटा आपको पता है कार्य ऊर्जा होती है, और इसके बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, एक फार्मूला होता है। वेक्टर हटाएंगे, कॉस लगाएंगे, F बराबर mg लिख सकते हैं। s की वैल्यू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू भी पुट कर देंगे। बेटा m की वैल्यू कितना दिया है? 400 दिया। देखिए m की वैल्यू कितनी है? 400। और बेटा ये ग्राम में किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया। उसके बाद g की वैल्यू 10 होती है अप्रॉक्सी, जो g की वैल्यू होती है वो तो क्या होती है अप्रॉक्सी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ रख दिया g की वैल्यू हमने। ठीक है, देखिए उसके बाद s का मान दिया 1 मीटर, देखिए लिखा ना 1 मीटर, इसकी वैल्यू रख दिया हमने 1 मीटर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो बेटा 0 0 3 0 कट गया, 1 बचा, 1 का गुणा करने में कोई फर्क नहीं। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, जब 4 में 2 का भाग देंगे 2 जूल आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेटा, 2 जूल यहाँ कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? आप एक सूटकेस को फर्श से उठाकर मेज पर रखते हैं, तो आपके द्वारा सूटकेस का भार कैसा महसूस होगा? जो उसका वजन होगा बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है 65 में, 10 सेंटीमीटर दूरी पर खींची गई स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा कितनी है? 5600 जूल है। तो स्प्रिंग का बल नियतांक क्या होगा बेटा? तो बेटा इसके लिए आप एक काम करें, आप एक इस डेरिवेशन को देखिए। तो x की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदल लिया। u की वैल्यू इतने दिया, तो u बराबर फार्मूला होता है 1/2 के x स्क्वायर के, यहाँ बल नियतांक है बेटा। u का मान रख दिया 1/2 के, और x का मान ये रख दिया। जब x का मान रखेंगे x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर -4 होगा। पावर में पावर का गुणा हो जाता है स्क्वायर करते समय। तो 2 0 काट दिया, 2 को इधर भेज दिया, 112 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर भेजेंगे गुणा हो जाएगा, के बचेगा 10 की पावर -4। बेटा इसको क्या करेंगे? बटन लगाएंगे, फिर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा, जब 100 से भाग देंगे हम ये आ जाएगा, और गुणा करेंगे ये आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। एक निकाय पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर होता है? जो किया गया कार्य होता है वो गति ऊर्जा के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ठीक बच्चों, उसके बाद कह रहा है एक बल द्वारा किसी कण को ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाया जाता है, तो किया गया कार्य कण को ए से बी तक लाने के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। तो बल कौन सा होगा बेटा? संरक्षी बल में बेटा मार्ग नहीं निर्भर करता, याद रखिएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र है संरक्षी बल, संरक्षित क्षेत्र मतलब
बेटा ये सवाल आप देखिए, m द्रव्यमान का एक पिंड एक स्थिर बल द्वारा विरामा में चला जाता है तो d दूरी तय करता है, तो उसका जो गति ऊर्जा जो होगा किसके अनुक्रमानुपाती होगी बेटा। आइए इसमें देखते हैं, जो आपका m है, m यहाँ पर जो बल कांस्टेंट बेटा याद रखिएगा, कार्य ऊर्जा पर में W बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन। आपको पता है विस्थापन मान लिया यहाँ डी दिया है, और कांस्टेंट को हटाएंगे तो के प्रोपोर्शनल टू डी आएगा ना, तो इसकी जो गति ऊर्जा होगी किसकी बेटा प्रोपोर्शनल टू आई, डी के। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा बेटा। आइए बेटा अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से दीवार से टकराती है और उसी वेग से वापस लौट जाती है, तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा बेटा। तो जब वो जाएगी mv होगी और आएगी mv होगी, तो टोटल उसका जो परिवर्तन होगा, तो जो जाएगी, मेरी बात समझिएगा, जो जाने का फॉर्मूला मान लिया हो गया क्या है m1v1 या mv मान लिया उसी वेग से, और आने का, जाने का और आने का क्या हो गया माइनस में हो जाएगा mv विपरीत दिशा में। अब इसका परिवर्तन चाहिए हमें, डेल्टा p चाहिए, तो p1 से p से घटा दो और जाने आने का जो भी है घटा दो। जब घटाएंगे हम तो बेटा जाने का क्या है mv और आने का क्या है माइनस mv, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस mv प्लस mv, तो क्या हो जाएगा 2mv। इस वजह से बेटा हम 2mv पे टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक संरक्षित बल F स्थिर ऊर्जा U इस प्रकार संबंधित है, इसमें कौन सा रिलेशन सही है बेटा, ये वाला रिलेशन यहाँ पर सही है, आप इसको याद कर लें। संरक्षित बल के लिए स्थिर ऊर्जा का बेटा स्थिर ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर हम ये लगाएंगे, ठीक है। अब आइए, स्टील है रबर से अत्यधिक प्रत्यास्थ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है, तो इसके लिए क्या संरक्षित होगा बेटा, कोणीय संवेग। अब आइए बच्चों क्वेश्चन ये देखते हैं 75 नंबर सवाल में कह रहा है पृथ्वी तल से दो ग्रहों की जो दूरियां दिया है ये है, तो इनके परिक्रमण काल का अनुपात बताइए। तो हम आपको बता दें एक बात, तो जो इनका परिक्रमण काल है बच्चों, तो दूरियां कितना दिया है पहले सवाल को ध्यान से देखिए। पृथ्वी तल से एक की दूरी मान लिया दिया है a1 कितना दिया है r, अब a2 दिया है मान लिया 7r, तो इसको में t1 रेशियो t2 पूछा जा रहा है। एक आप लोग फार्मूला जानते हैं केपलर का, कौन सा नियम, तृतीय नियम, इसका स्क्वायर इसका क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से बेटा हम स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू a1 3/2 आएगा, मेरी बात समझिएगा। ऐसे ही t2 के लिए निकालेंगे तो a2 बराबर 3/2 आएगा, दोनों का इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को डिवाइड दे देंगे हम। जब दोनों को डिवाइड देंगे t1/2 आएगा, बराबर लगेगा, प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट आएगा तो हट जाएगा, तो a1/a2 का पावर लिख देते हैं 3/2। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा r, a2 वैल्यू 7r, ये देखो दिया ऊपर r और 7r का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो बेटा ये 3/2, तो बेटा इसका आंसर आ रहा है 1/7। एक का कुछ भी पावर निकालेंगे वही रहेगा, तो 7 की पावर 3/2 ये आ रहा है। तो इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, क्यों बेटा इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से इसमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते उपग्रह की ऊर्जा कैसी होती है बेटा, इसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है। उसके बाद 70 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो सूर्य के परिता पृथ्वी का परिक्रमण काल प्रारंभिक अवस्था की तुलना में लगभग बराबर होगा बेटा, लगभग क्या होगा बराबर होगा पृथ्वी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के परिता परिक्रमा करते उपग्रह की गति ऊर्जा ई, वह ऊर्जा कितनी होगी जिसको जोड़ने से वो कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाएगी, ई ऊर्जा, जितनी से वो गति करे उतनी ही। समन्वित द्रव्यमान का फॉर्मूला बेटा ये होता है, आप इसको याद कर लें। उसके बाद पृथ्वी की सतह के समीप घूमते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल निर्भर करती है, उपग्रह निर्भर नहीं करेगी किसका, द्रव्यमान पर चाल निर्भर नहीं करती, क्योंकि इनके चाल के मामले में मास नहीं होगा बेटा। उसके बाद यदि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष ए है और अर्ध लघु अक्ष बी है, तो परिक्रमण काल का काल टी हो, तो केपलर का तृतीय नियम क्या होगा बेटा, ये होगा। तो बेटा 82 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक ग्रह की कक्षा की आकृति निर्भर करती है क्या क्या, कोणीय संवेग भी निर्भर करती है, कुल ऊर्जा भी निर्भर कराती है।
तो बेटा 83 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सतह से अत्यंत निकट परिक्रमा कर रहा है, तो इसका परिक्रमा काल निर्भर करेगा पृथ्वी की त्रिज्या पर। ठीक है। उसके बाद बेटा यदि किसी ग्रह का न्यूनतम और महत्तम दूरियाँ, मतलब न्यूनतम और महत्तम दूरी ये है, तो कक्षे की उत्केंद्रता क्या होगी बेटा। बेटा न्यूनतम के लिए तो इस प्रकार के रिएक्शन में क्या करेंगे ना, न्यूनतम कहेगा अंतर कर देंगे, अधिकतम कहेगा ये कर देंगे। तो मान लीजिए, तो उत्केंद्रता का ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फिलहाल। ठीक बेटा, केंद्रीय बलों के क्षेत्र में क्या नियत रहता है बेटा, कोणीय संवेग नियत रहता है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन हल हो गए बेटा। अब इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जिसमें इस पार्ट के सल्यूशन बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।